हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों, जैसा कि ये सीरीज हमारी हिंदी और इंग्लिश वाली जो चल रही है, आज उसी का अगला पार्ट हम लोग लेके आपके सामने हाजिर हो गए हैं। कल ऐसा हुआ था कि देखो, मैं शादी से वापस आया था तो मुझे भी नहीं पता था क्या पीडीएफ बनी है क्या नहीं, तो इसलिए उसकी लाइव क्लास लगा दी गई थी। बट उसी की लाइव क्लास को तो अब नहीं, आज मैंने उसको ऑफलाइन क्लास में ही, जैसे चल रही थी ऑफलाइन क्लास में, वैसे ही मैंने उसको कंटिन्यू रखा हुआ है। लाइव क्लास में आपके सामने और भी कुछ चीज़ें आएंगी, क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स बढ़ रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, तो उसके लिए और भी चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो चलो फिर कंटिन्यू करते हैं। और हमारा यहाँ पे पहला देखते हैं क्या है, भाषा परीक्षण हिंदी है। ठीक है, जैसा कि हमारी लोकल लैंग्वेज होती है वैसे ही। चलो, तो यहाँ पे हमारे सामने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है जिसको पढ़ना है और उसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्या लिखा हुआ है कि प्राचीन काल में मानव को कपास और कपड़े के लिए कताई बुनाई का ज्ञान नहीं था, इसलिए वह वृक्षों की छाल और पत्तों से अपने शरीर को ढक लेता था। वृक्षों के नीचे या किसी पर्वत की ओट में सो जाता था। समय बीतने पर मानव ने अपनी सुरक्षा और सुविधा की बात पर विचार किया। एक दिन उसने अचानक दो पत्थरों के टकराने से आग की चिंगारी निकलते देखी। धीरे धीरे आग का उपयोग वह जान गया। तब से वह मांस भूनकर खाने लगा। धीरे धीरे पत्थर के स्थान पर कांस्य और लोहे के हथियार बनाने लगा, इसलिए इस युग को कांस्य युग कहते हैं। इसी युग में इसी युग में मानव ने खेती करना भी सीख लिया। कालांतर में पहिए का आविष्कार हुआ। वस्तुतः यह विश्व का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार था। इसी के कारण मोटर, रेलगाड़ी, वायुयान तथा अनेक प्रकार की मशीनों का उपयोग शुरू हुआ। चलो भाई, तो अब ये चीज़ तो शुरू हो गई। अब हम लोग अपनी चीज़ शुरू करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्राचीन काल में मानव कहाँ सोता था। तो अभी बताया गया कि वो वृक्षों के नीचे सोता था, और ये तो सच्चाई भी है। सबसे पहले तो वो नंगा ही घूमता था, वृक्षों के नीचे सोता। फिर उसने जैसे तैसे करके बेचारे ने पत्ते पहनना सीख पाया, वृक्षों की छाल पहनना सीख पाया। फिर धीरे धीरे कताई बुनाई सीखी तो उसने कपड़े बनाना सीख लिया। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, वृक्षों की छाल के नीचे, मतलब वृक्षों के नीचे सोता था। चलो, आविष्कार आग का आविष्कार कैसे हुआ। तो आग का आविष्कार ऐसे हुआ था कि उसने एक बार जो है दो पत्थरों को टकराने से निकली जो चिंगारी देखी, तो उसको लगा कि बाहर ऐसे आग भी लग सकती है। तब फिर उसने जो है मांस को भी भून के खाना चालू कर दिया। चलो, 123 नंबर, कांस के हथियार बनाने से पाषाण युग समाप्त हो गया, तब जिस युग का सूत्रपात हुआ वह था। तो जब कांस के हथियार बनाने से जो पाषाण युग समाप्त हो गया, और फिर भाई एक नया युग आया, जिस युग का सूत्र तब एक जिस युग का सूत्रपात हुआ वो कौन सा था। तो वो कांस्य युग हुआ, क्योंकि पाषाण युग खत्म हुआ, फिर कांस्य युग हुआ। इसमें महत्वपूर्ण आविष्कार हुए। चलो, मानव ने खेती करना किस युग में सीखा। तो क्या लिखा हुआ है, पूर्व पाषाण काल, पाषाण युग, परापाषाण युग और कांस्य युग। तो मैंने क्या बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में ही कि इसने बहुत से आविष्कार किए गए, बहुत सी चीज़ों को करना सीखा, बहुत से काम इसने सीखे, तो इसलिए इसमें से एक काम ये भी था। चलो, पहिए के आविष्कार से सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ कि आधुनिक मशीनें और परिवहन के साधन बने, और बच्चों के खिलौने बने, इनसे कोई मतलब नहीं था। फिर हल चलाने के लिए पहिए की आवश्यकता नहीं होती है। हथगोला बनाना, अरे वाह, ये सबसे बढ़िया ऑप्शन हो सकता है भाई। हथगोले बनाना तो हमने पहियों से ही सीखा है। नहीं दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है। पहिए से के आविष्कार हो जाने से सबसे बड़ा लाभ यही हुआ कि आधुनिक मशीनें और परिवहन के साधन बन सके, वरना हम लोग आज भी पैदल चल रहे होते, और हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो अभी समय लगता है उससे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना तक समय लगता। चलो, निम्नलिखित वाक्य में से किस में पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक मतलब होता है कि जिसमें काम पहले ही समाप्त हो चुका हो। ठीक है, कि मतलब जो पहले का काम था उसको खत्म करके एक दूसरे काम में लग जाए, तो वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे इसमें उसने नहाकर भोजन किया, वह धीरे धीरे खा रहा था, उसने मुझे पुस्तक सौंपी और वह शाम को पहुंचेगा। तो मैंने क्या बताया था कि एक काम को वो खत्म करता है, तुरंत दूसरे काम में लग जाता है, या कह सकते हैं कि वो एक करता जब है, किसी एक क्रिया को समाप्त करता है तो दूसरी क्रिया में लग जाता है। ये होता है पूर्वकालिक क्रिया का काम। तो इसमें देखो पहले वाक्य में क्या लिखा हुआ है कि उसने नहाकर भोजन किया, तो पहले नहाया फिर भोजन किया, यानी कि नहाने का काम खत्म हो गया और भोजन का काम उसका स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया। चलो भाई, 127 नंबर देखो क्या हो जाएगा, अत्यधिक क्रोध करना अर्थ किस मुहावरे का अभिव्यक्त करेगा। तो जो अत्यधिक क्रोध करना है ये किस मुहावरे को करेगा। तो आंखों में गड़ना, आंखों का कट जाना, कांटा होना, अच्छा, आंखों में खून उतरना और आंखों
आंखें चार होना। देखो अत्यधिक क्रोध करना मतलब खान आंखों में खून उतर आना हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आंखों में गड़ना मतलब किसी वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा, मतलब मुझे बहुत पसंद है यार वो मुझे लेकिन मिल नहीं पा रहा, ये वो वाली कंडीशन होती है। फिर आंखों का काटा होना मतलब शत्रु होना, यार वो मेरी आंखों में चुभता है बहुत, तो वो आंखों का काटा होना मतलब शत्रु होना हो जाएगा, ठीक। फिर आंखें चार होना मतलब आमने सामने होना, जैसे कि आप लोग जब कोचिंग्स में जाते हैं तो किसी ना किसी से तो आपकी आंखें चार हो ही जाती हैं, ये वो वाली कंडीशन है। चलो 128 नंबर क्या हो जाएगा, पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है। तो यहाँ पे कर्ता कत्री, ठीक है। फिर नेता नेत्री, धाता धात्री, दाता दात्री। यहाँ पे उसने पूछा है कि पहला शब्द पुल्लिंग में होना चाहिए और दूसरा जो है स्त्रीलिंग में होना चाहिए, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि कर्ता और कत्री लिखा हुआ है, तो कत्री नहीं होगा, इस ये अशुद्धतम रूप है। इसका जो शुद्धतम रूप होता है वो होता है कर्ता, और कर्त्री होता है, क्या होता है कर्त्री, ऐसे नहीं लिखा जाता, इसको कट कर दीजिए, ठीक, एक ऊपर रा और लग जाता है, बस इतना ही अंतर था, इसकी वजह से आपका ये गलत हुआ और यहाँ पे आपको ये सही हो जाएगा। गलती किस में है, फर्स्ट ऑप्शन में आपकी गलती है। चलो 10 नंबर क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है गलत है। अब यहाँ पे हमको गलत बताना है, चलो भाई देखते हैं कौन कौन सा लिखा हुआ है। चिड़िया चिड़ियाँ लिखा हुआ है, तिथि तिथियाँ लिखा हुआ है, नदी नदियाँ लिखा हुआ है, जनता जनताएं लिखा हुआ है। तो भैया जनता का जनताएं तो नहीं होगा, क्योंकि जनता जो है बहुवचन बनता ही नहीं, क्योंकि जनता मतलब प्यूपिल होता है, और प्यूपिल को इंग्लिश में कोई भी उसका बहुवचन नहीं होता है। अब प्यूपिल अपने आप में एक बहुवचन होता है, ऐसे ही जनता भी यहाँ पे बहुवचन है, क्योंकि जनता में बहुत से लोग शामिल होते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे गलत युग्म लिखा है, तो यहाँ पे गलत युग्म आपका जनता ही हो जाएगा। चलो भाई 130 नंबर, 130 नंबर में क्या लिखा हुआ, उपनाम शब्द में उप का सही अर्थ क्या है। अगर उपनाम शब्द है इसमें उप का सही अर्थ क्या होगा। देखो जो उप होता है, उप हमारा क्या होता है, उप अगर शब्द के किसी भी शब्द के पहले कोई शब्द लगा दिया जाए तो इसका मतलब होता है वो उपसर्ग है, क्या बना, वो उपसर्ग बन गया। लेकिन यहाँ पे पूछा उप का सही अर्थ क्या होगा। अगर सही अर्थ की बात करेंगे तो उप जो होता है वो एक उपसर्ग है, जिसका अर्थ बन जाता है निकटता, लघुता, सादृश्यता, गौड़ या सहायक, ये सब उप के समानार्थी शब्द हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई नहीं जब आपको मिलेगा तो फिर आप देखते हैं कि आपके सामने यहाँ पे लिखा होगा लघुता भी लिखा है, ठीक है, सादृश्य भी लिखा हुआ है, गौड़ भी लिखा हुआ है, सहायक भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लघुता, सादृश्य, गौड़ और सहायक, यानी कि ये भी सही, ये भी सही और ये भी सही और ये भी सही, यानी कि यहाँ पे एक ऑप्शन और होना चाहिए था कि सभी सही, ठीक। तो ये ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिया नहीं था, तो ये क्वेश्चन का नंबर आपको सभी लोगों को दे दिया गया था। चलो भाई हाँ, किसने ये बात कही थी आज, मोनिका ने कही थी कि सर जी आप एक ही तरीके के क्वेश्चंस करा रहे हैं, तो और दूसरे तरीके के भी क्वेश्चंस कराइए, और ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने उनसे ये भी कहा था कि ये जो है पेपर्स आपको अलग भी मिलेंगे, पहले आप जो है वो ख़त्म कर लीजिए। आज देखिए उसका पैटर्न बदल ही गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे हमको ये पूरा पैराग्राफ पढ़िए आप, आपको पढ़ने की ज़रूरत है, मुझे नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे पता है, कहाँ से पता चल जाएगा कि सिर्फ 11 लाभ दे रखा है, यानी कि 4 वाक्य दे रखे होंगे, चारों वाक्यों को आपको आगे पीछे करके एक जो है पूरी तरीके से एक वाक्य कह लीजिए या एक स्टेटमेंट कह लीजिए, या कह लीजिए कि आपको एक छोटा पैराग्राफ बन जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे पहला वाक्य क्या लिखा है, दहेज प्रथा का जन्म पुरानी सामाजिक प्रथाओं में ढूंढा जा सकता है। चलो इतना तो लिखा है, फिर ढूंढा जा सकता है, उसके आगे हम लोग और बढ़ेंगे कि क्या हो जाएगा। ढूंढा जाने के बाद में उसे नई गृहस्थी बसानी होती है। विवाह के बाद लड़की एक घर से एक नए घर में जाती है, अपना नया घोंसला बनाने से में उसे अधिक असुविधा ना हो, इसलिए उसे उपहार देना रिवाज है। उपहार में से गृहस्थी में काम आने वाली वस्तुएं स्वेच्छा से दी जाती हैं और बाध्यता नहीं होती है, पर धीरे धीरे इसमें बुराइयां आती गईं। देखो जो हमारा सेंटेंस था कि क्या था, वहाँ पे लिखा हुआ था कि दहेज प्रथा का जन्म पुरानी सामाजिक कुप्रथाओं में ढूंढा जा सकता है, ऐसा कहा गया था। अब उसके बाद अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि विवाह के बाद लड़की एक नए घर में जाती है, ये हमारा पहला बन जाएगा। उस सेंटेंस के बाद में ये जुड़ेगा, ठीक है। अब फिर उसके बाद में क्या जुड़ सकता है, रा के बाद नए घर में जाती है, उसे नई गृहस्थी बसानी होती है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और
उसके बाद में क्या बन जाएगा, क्योंकि नई गृहस्थी बसानी होती है, अपना नया घोंसला बनाने से उसे अधिक असुविधा ना हो, इसलिए उसे कुछ उपहार देने का रिवाज था। ठीक है, उपहार में से गृहस्थी में काम आने वाली वस्तुएं स्वेच्छा से दी जाती थी, जिसमें कोई बाध्यता नहीं है। वो आज भी चल रहा है, पर धीरे धीरे इसमें बुराइयां आती गई। हाँ, अब देखो बिल्कुल बन गया। तो यानी कि अगर हम लोग इस तरीके से देखेंगे तो सबसे पहले रा आ जाएगा। रा के बाद क्या आ रहा है आपका, रा के बाद भाई या आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, ला आ रहा है, और फिर वाह आ रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इस तरीके से हमको मिले हैं, रा या ला वा। अब हमको ये देखना है कि ये है किसके इसमें पड़ेगा। अच्छा, रा या रा से तो सभी स्टार्ट हो रहे हैं, सिर्फ एक हटा दीजिए। रा या ला वा, पहले ही ऑप्शन मिल रहा है, पहले ही ठीक हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है आगे जाने का। चलो फिर देखो वही है 132 नंबर है ना। यदि हम कहें कि, यदि हम कहें कि, क्या कहें, तो अनुपयुक्त ना होगा। क्या अनुपयुक्त ना होगा, मतलब यदि हम कहें कि तो अनुपयुक्त ना होगा। ईश्वर भी धोखे से अलग नहीं, क्योंकि ऐसी दशा में यदि वह धोखा खाता नहीं तो धोखे से काम अवश्य लेता है। ठीक है, यदि हम कहें कि, इसके बाद में आपका क्या सही हो जाएगा, तो यदि हम कहें कि ईश्वर भी धोखे से अलग नहीं है, तो कुछ भी इसके आगे ये जोड़ा जा सकता है, बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। यदि हम कहें कि ईश्वर भी धोखे से अलग नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, अलग नहीं है तो अनुपयुक्त ना होगा। तो यहाँ पे अनुपयुक्त ना होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुपयुक्त ना होगा, क्योंकि ऐसी दशा में यदि वह धोखा खाता नहीं तो धोखा देने के काम अवश्य लेता, में काम अवश्य लेता है। तो यानी कि फिर यहाँ पे क्या मिल गया, रा या और ला, लास्ट में वाह, तो रा या ला वा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो भाई 133 नंबर क्या लिखा हुआ, गुप्ता जी की रचनाओं में व्याप्त के फलस्वरूप इन्हें राष्ट्रकवि का सम्मान मिला। तो देखो अब क्वेश्चन आप लोग नहीं कह सकते कि सर जी ये तो भाई कठिन हो गए। भैया पेपर देखो नॉर्मल दो लेवल का नहीं आना, क्योंकि हिंदी भले ही 10 नंबर की आएगी, लेकिन इतनी भी नहीं इजी आ जाएगी कि आपको 10 में 10 मिल जाए। चलो क्या लिखा हुआ है कि गुप्ता जी की रचनाओं में व्याप्त के फलस्वरूप उन्हें राष्ट्रकवि का सम्मान मिला। तो राष्ट्रकवि इसीलिए कहेंगे क्योंकि उनकी कविताओं में राष्ट्र प्रेम झलकता था। चलो, ताजमहल का अद्भुत नमूना है। ताजमहल किस चीज़ का अद्भुत नमूना है, तो ताजमहल भाई जो है स्थापत्य कला का बहुत अच्छा नमूना है, क्योंकि ऐसा नमूना दोबारा से अभी तक बन नहीं पाया है। चलो फिर निर्देश 35 से 36 तक हमको देखना है, इसमें एक वाक्य जो है त्रुटिपूर्ण है, उसको हमको ढूंढना है। चलो भाई ढूंढते हैं। क्या लिखा हुआ है, मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं थे। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे आपको बताओ, अगर आप जब है यहाँ पे आप का इस्तेमाल कर रहे हो तो क्या यहाँ पे तुम का इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं होगा। मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु आप घर पर, क्या होगा, तुम की जगह पे, तो इसकी जगह पे आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, आप घर पर नहीं थे। और ए वाला ये है, बी वाला ये है, सी वाले में गलती है, तो किस में गलती हो जाएगी, तो भैया सी ऑप्शन में गलती हो जाएगी। सी को लिख के आप ऐसे कर लीजिए। चलो अच्छा, मतलब इसी में हमको डायरेक्टली बताना था, चलो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो 36 नंबर देखो, कल जो आदमी आपने बुलाया था वह आज आ गया है। ठीक, देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि जो, तो जो है यहाँ पे इस वाक्य में नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि कल जिस आदमी को आपने बुलाया था आज वो आ गया है, तो कल के बाद में जो शब्द जो लिखा है इसकी जगह पे क्या इस्तेमाल हो सकता है, जिस आदमी को, कल जिस आदमी को आपने बुलाया था वो आज यहाँ पे आ गया है, तो गलती आपकी एक में हो जाएगी। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। 37 नंबर, अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे यज्ञाग्नि लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, यज्ञाग्नि लिखा हुआ है, फिर मंदाग्नि लिखा हुआ है, सक्ताग्नि लिखा हुआ है, कृतहीन लिखा हुआ है। ठीक है, तो कृतहीन नहीं होता, ये कृतज्ञ होता है। क्या होता है, कृतज्ञ होता है। ठीक है, कृतज्ञ होता है ना कि कृतहीन होता है। तो यहाँ पे गलती आपका इसमें हो जाएगी और यही गलत है। चलो 38 नंबर, अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द बताना है। फिर वही है भाई, अशुद्ध बर्तनी बताना है। तो जो विशिष्टाद्वैत लिखा हुआ है, विशुद्ध लिखा हुआ है, विशेषार्थक लिखा हुआ है, विश्लिष्ट लिखा हुआ है, तो जो गलती है आपकी, जो विशिष्टाद्वैत लिखा हुआ है तो इसमें गलती है, क्योंकि ठा नहीं बनता है, इसमें दा बनता है बस, और कुछ गलती नहीं है। ये विशिष्टाद्वैत, ठीक है, ये हो जाएगा। तो गलती किस में हो जाएगी, गलती भाई आपकी इसमें हो जाएगी। चलो
क्या लिखा हुआ है, समाचार सुनकर आपके होश उड़ गए वाक्य में प्रयुक्त होश शब्द बहुवचन के किस रूप में स्थित हुआ है। आपके होश उड़ गए तो यानी कि ये बहुवचन में प्रयोग हुआ है। किस में प्रयोग हुआ है, बहुवचन में। चलो, अभिमान या अधिकार गलत, आदर्थार्थक बिल्कुल गलत, बहुवचन है लेकिन आदर्थ तो जो है आदरार्थक नहीं था इसमें। विशेष शब्द जो सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है, देखो आ गया, बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे प्राण निकल गए ऐसे ही होश उड़ गए, होश उड़ गया कभी नहीं कहा जाता है। चलो फिर 40 नंबर देखो, 40 नंबर में क्या हो जाएगा, लिखा हुआ है किस शब्द में हार प्रत्यय नहीं है। अब यहाँ पे हार प्रत्यय नहीं है तो चलो ये देखते हैं क्या लिखा हुआ है, लुहार, खेवनहार, जाननहार और पालनहार। तो लुहार जो है यहाँ पे आपका जो पहला, लेकिन लुहार लोहा होता है उसमें हार जोड़ देंगे तो लुहार हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो जाननहार लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जाननहार, इसमें ये जो है हार प्रयुक्त नहीं होगा, मतलब जो हार प्रत्यय है वो प्रयुक्त नहीं होगा। बाकी जो शब्द हैं उसमें सब में लोहा प्लस हार, ठीक है, खेवन प्लस हार, पालन प्लस हार। तो यहाँ पे जो जाननहार है नहीं, ये गलत हो जाएगा। चलो भाई, फिर अब हम लोग यहाँ पे इंग्लिश पढ़ेंगे और इंग्लिश में हमारे सामने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और इसको पढ़ते हैं, फिर हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलो भाई, तो यहाँ पे पैराग्राफ क्या लिखा हुआ है, चलो देखते हैं, पढ़ते हैं भाई। ओहो भाई, बोलते बोलते कभी कभार गला भी सूख जाता है। चलो, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ, इट इज़ पॉसिबल टू गिव वेडिंग प्रेजेंट, बर्थडे एंड क्रिसमस प्रेजेंट विदाउट एनी थॉट ऑफ अफेक्शन एट ऑल। दे कैन बी ऑर्डर्ड बाई पोस्ट कार्ड बट द अनबर्थ प्रेजेंट डिमांड द necessary care. It is therefore the best of all, and it is the only kind to which the golden rule of present giving imperatively applies. The golden rule which insists that you must never give to another person anything that you would not rather keep, nothing that does not cost you a pang to part from. It would be better if this rule governed the choice also other three varieties of gift, but they can be less exciting. चलो भाई, इसके अर्थ, फिर अब अर्थ देखो, ऐसा होता है कई बार हम लोगों को हिंदी भले ही ना समझ में आए लेकिन हम लोग पैराग्राफ इंग्लिश में कर लेते हैं, तो वही चीज़ आप भी फॉलो किया करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्वेश्चंस ज़्यादा अच्छे अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलो, द ऑथर से दैट बिडिंग बर्थडे एंड क्रिसमस प्रेजेंट क्या थे, देखो क्या कहना चाहता था इनके बारे में जो ऑथर था, दे ऑलवेज इंडिकेटर्स ऑफ द गिवर्स अफेक्शन। अच्छा, मे नॉट ऑलवेज बी गिवन विद एनी थॉट ऑफ अफेक्शन, आर गिवन ओनली टू फ्लैटर द रिसिपेंट, आर गिवन ओनली टू फिलफिल ऑन एन ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है, ये देखो, ये बिल्कुल जो है पैसेज में हमारे जो है लिखा हुआ था उसके हिसाब से ये जो है जो ऑथर है वो यही कहना चाहता है। और ये चीज़ जो है आपको पैराग्राफ के कहाँ पे लिखी थी, हाँ, जो पहला पैराग्राफ था हमारा, वो उसका जो पहला ही वाक्य था ये उसी में लिखी हुई थी, आप पीछे जाके पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। चलो, फिर 62 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है। अब 62 नंबर में यहाँ पे उसने क्या पूछा है कि दे कैन बी ऑर्डर्ड मीन्स दैट, इसका मतलब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ द प्रेजेंट में ओनली बी पोस्ट कार्ड, द प्रेजेंट वुड बी एन एक्सपेंसिव, द चॉइस डज नॉट इन्वॉल्व मच केयर, द प्रेजेंट वुड नॉट बी बर्थ गिवन। दे कैन बी ऑर्डर्ड मीन्स दैट, उन्होंने क्या ऑर्डर किया था, द चॉइस डज नॉट इन्वॉल्व मच केयर, कि मतलब यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं था लेकिन फिर भी मतलब उनके इन्वॉल्व मच केयर, उसमें बहुत ज़्यादा केयर नहीं थी, ठीक है। चलो 63 नंबर देखो, द अनबर्थ प्रेजेंट इन द बेस्ट ऑफ ऑल बिकॉज क्या हो जाएगा, इट कैन बी ऑर्डर्ड बाई पोस्ट कार्ड, इट मीन्स गिविंग एक्सपेंसिव प्रेजेंट, इट्स चॉइस नीड द अटमोस्ट केयर, अदर ओकेजन्स आर बेटर देन बर्थडे फॉर गिविंग प्रेजेंट। तो इट चॉइस नीड द अटमोस्ट केयर, क्योंकि उन्होंने बिना केयर, ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या कहा था कि इट द चॉइस डज नॉट इन्वॉल्व मच केयर, तो इसीलिए यहाँ पे इसको लेना पड़ा है हमको। 64 नंबर, अ गोल्डन रूल इज रूल विच, गोल्डन रूल इज रूल विच क्या था, ब्रिंग प्रॉफिट्स, इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी डिफिकल्ट, इज वेरी इजी। तो जो इम्पॉर्टेंट था, देखो पैराग्राफ में यही होता है कि आप पैराग्राफ पढ़िए, समझ जाएंगे आप, उसके बाद में आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं। बहुत से बार मैंने यूट्यूब पे देखा हुआ है कि लोग लिख के आते हैं कि पैराग्राफ सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक, पैराग्राफ शॉर्ट सॉल्व करिए बस 2 मिनट में। दोस्त ऐसा नहीं होता। देखिए, आपको पैराग्राफ अगर समझ में नहीं आएगा तो हम चाहे जितना भी आपको यहाँ पे पढ़ के उसकी हिंदी निकाल के आपको बता देंगे, हर एक क्वेश्चन की हिंदी निकाल के बता दूँ, फिर भी आप पेपर में नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आपको खुद को पढ़ के फिर खुद को समझना होता है।
होता है, तभी आप इसके आंसर्स दे पाओगे। इसका कोई बेसिक ये नहीं कह सकता है कि इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक जो भी कहते हैं वो मूर्ख हैं, क्योंकि इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। मैथ थोड़ी ना है इसमें शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी, तो आपको खुद से समझना पड़ेगा, ये अलग चीज़ होती है। चलो, द राइटर इज ऑफ द व्यू दैट वन शुड गिव अ प्रेजेंट दैट। The writer is of the view that one should give the present. One would like to process oneself, one would like to get rid of, cannot be ordered by mail, इज़ हाईली एक्सपेंसिव एंड अट्रैक्टिव। नहीं, जो राइटर था उसने जो व्यू था दैट वन शुड गिव प्रेजेंट दैट, तो उसका खाली एक ही व्यू था, वन शुड लाइक पोसेस वन सेल्फ, जो खुद को पसंद हो वो देना चाहिए, बाकी हमें किसी से मतलब नहीं होना चाहिए कि उसको ये पसंद उसको ये पसंद। चलो छोड़ो। चलो यहाँ पे 66-67 में पिक द करेक्ट अल्टरनेटिव, कंप्लीट द सेंटेंस विच चेंज इनटू द इनडायरेक्ट नरेशन। जो भी सेंटेंस यहाँ पे लिखा है इसको हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। क्या लिखा हो, सी सेड टू मी आर यू गोइंग टू मार्केट, सी इंक्वायर्ड मी। अब उसने जो सी सेड टू मी कहा था उसने इतना तो लिख दिया, सी इंक्वायर्ड मी, इसके आगे का हमको बनाना है। क्या हो जाएगा कि आर यू गोइंग टू मार्केट, तो अब यहाँ पे सी इंक्वायर्ड मी, उसने मुझसे पूछा। क्या पूछा, इफ़ आई वॉज गोइंग टू मार्केट। देखो इसको सीधे से बनाना है, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको बनाने आने चाहिए, क्योंकि जो रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत जो है वो हेल्पिंग वर्ब से हुई है। किससे हुई है, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि इज, एम, आर या हैव, है जो होते हैं। तो ऊपर वाले आप में देख सकते हो उसमें लिखा हुआ है आर यू गोइंग टू मार्केट, तो उसमें इससे स्टार्ट हुआ है। तो जो इनडायरेक्ट इसमें जो बनेगा, जो इन्वर्टेड कॉमा जो हटेगा, तो उसकी जगह पे भैया हमको इफ़ लेना पड़ेगा, क्योंकि पीछे वाली जो है इंक्वायर्ड टू मी है वो भी है, तो यहाँ पे हमको इफ़ लेना पड़ेगा या वेदर लेना पड़ेगा। तो जब इसमें लेना पड़ेगा तो इफ़ या वेदर, तो जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो चेंज करेंगे वो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो इसका जो है सही क्या बन जाएगा कि सी इंक्वायर्ड मी इफ़ आई वाज, क्योंकि मी था तो आई आ जाएगा, वाज गोइंग टू मार्केट। बस बात खत्म हो जाएगी। इतना सब बताने में आप लोग बहुत टाइम ख़राब करवा देते हो। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो आपको हम लोगों को 9th 10th में ही पढ़ा दिए जाते हैं। चलो 7 नंबर देखेंगे। लिखा हुआ है कामनी सेड टू मी व्हाई डिड नॉट चेंज योर क्लॉथ्स, कामनी आस्क्ड मी। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो उसके बाद में ये तो कह दिया गया, क्योंकि ये वाला लेके यहाँ तक जो है हमारा क्या है, ये क्वेश्चन है। उसके बाद में हमारा जो है आंसर स्टार्ट हो गया, कामनी आस्क्ड मी, क्योंकि ऊपर सेड टू मी था, नीचे कामनी आस्क्ड मी है। फिर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में वाई लिखा हुआ है, तो वाई आ जाएगा। कामनी आस्क्ड मी वाई डिड नॉट, यू था तो मी था लास्ट में, तो इसके लिए आई आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वाई आई हैड, क्योंकि डिड नॉट है तो उसको पास्ट में बदलना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, हैड नॉट। फिर चेंज्ड योर की जगह पे माई, क्योंकि मी था तो माई हो जाएगा, आई था तो माई हो जाएगा, माई क्लॉथ्स। सो ये फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे देखो 168-69 फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। तो 168 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको प्रीपोजिशन भरनी है। चलो खाली जगह में क्या लिखा, ऑफ द बैड वेदर देयर वाज अ लार्ज क्राउड एट द मैच। ऑफ द, देखो क्योंकि यहाँ पे जी लिखा हुआ है कि खराब मौसम के बावजूद यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में भीड़ जो है मैच देखने के लिए आई है। तो क्या हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ, इसका मतलब होता है बावजूद। क्या मतलब होता है, बावजूद। तो यहाँ पे इसके लिए इंस्पायर्ड का अर्थ हम लोग प्रयोग कर लेंगे, ठीक होता है। अगर यहाँ पे मतलब होता है बावजूद है तो इंस्पायर्ड हो गया, अगर होता नहीं तो तब हम लोग डिस्पाइट का उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। चलो कि अगर मतलब यहाँ खराब मौसम है, नहीं तो भारी संख्या होती है, डिस्पाइट द क्राउड, डिस्पाइट द बैड वेदर, ऐसे करके बन जाता है, ठीक है। चलो 169 क्या हो जाएगा, ही वॉन अवार्डेड बिकॉज ही सेव समवन ड्रॉविंग। तो जब कोई डूब रहा होता है तो नदी में डूबता है, पानी से डूब रहा होता है तो फ्रॉम आता है, उसके लिए क्या हो जाएगा, फ्रॉम आ जाएगा। तो यहाँ पे इसके लिए फ्रॉम, क्योंकि नदी में डूबना होता है लेकिन इन आता है, इन आना चाहिए लेकिन इन नहीं आता है, इसमें फ्रॉम आता है। चलो यहाँ पे 70-71 में उसने जो है फॉलोइंग द सेंटेंस ABC दे रखा है, ठीक है। बेटर देन द इंटेलिसाइज पार्ट विल आंसर इफ नन ऑफ सब्स्टिट्यूशन इम्प्रूव द सेंटेंस इट विल, द आंसर विल बी फाइंड द करेक्ट चॉइस। अच्छा यहाँ पे हमको देखना है कि उसके हिसाब से गलती क्या होगी, ठीक है। चलो अब जो गलती होगी उसी में हम लोगों को फिर इसका आंसर देना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे इंस्टीटेड टू गो
टू कन्याकुमारी। तो इंसिस्टेड फॉर गोइंग, इंसिस्टेड गोइंग, इंसिस्टेड ऑन गोइंग। तो जो यहाँ पे 70 नंबर है, जो इंसिस्टेड लिखा हुआ है, इंसिस्टेड टू गो टू कन्याकुमारी, तो इंसिस्टेड टू नहीं, ऑन गोइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑन गोइंग। क्योंकि जो इंसिस्टेड टू गो के स्थान पे जो है ऑन गोइंग का प्रयोग हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि जो इंसिस्टेड जो है उसके बाद हमेशा ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म हमेशा लेते हैं, तो इसलिए जो इसका जो सही वाक्य हो जाएगा उसमें जो है इंसिस्टेड ऑन गोइंग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलो। दिस इज न्यूज इज टू गुड बी ट्रू। दिस न्यूज इज टू गुड सो बी ट्रू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो टू गुड सो नहीं होगा, टू गुड टू बी ट्रू। ठीक है, क्योंकि अच्छी के साथ साथ में सत्य भी है, तो टू गुड टू ट्रू हो जाएगा। वुड यू माइंड द सूटकेस फिल इन दी ब्लैंक। अब हमको यहाँ पे खाली जगह बननी है। वुड यू माइंड द सूटकेस, क्या हो जाएगा? ओपन, ओपनिंग, ओपेंड और ओपन्स। तो यहाँ पे हो जाएगा वुड यू माइंड ओपनिंग द सूटकेस। तो यहाँ पे सेकंड सही हो जाएगा, क्योंकि माइंड के बाद जो है वर्ब में आईएनजी फॉर्म जो होती है वो उसी में इस्तेमाल की जाती है, तो माइंड ओपनिंग हो जाएगा। 73 नंबर, द मिनिस्टर ऑन द पेशेंस बिफोर इट वॉज टेकन अप फॉर डिस्कशन। अब यहाँ पे भी खाली जगह है, तो भैया फिर खाली जगह भरिए। और मोनिका जी एक बार आप एक काम कीजिएगा, एक बार आप सिलेबस जो है उठा के देख लीजिएगा, क्या उसमें आपके फिल इन दी ब्लैंक्स हैं या नहीं है, क्या एरर्स हैं या नहीं है, क्या आपके सामने जो भी मैं अभी तक आपको पेपर्स करा रहा था क्या वो सिलेबस के आधार पे था या नहीं था। ठीक है, चलो। 73 नंबर, द मिनिस्टर ऑन द पेशेंस बिफोर इट वॉज टेकन फॉर अ डिस्कशन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हैज साइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैड साइंड हो जाएगा, हैड होगा, सॉरी, क्योंकि द टेकन वाज लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे ये वाज टेकन अप फॉर डिस्कशन, तो यहाँ पे आपको जो है हैड लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो पास्ट परफेक्ट के बाद जब भी अगर कोई दूसरा सेंटेंस जोड़ा भी जाता है तो वो पास्ट इंडेफिनाइट में होता है, पास्ट इंडेफिनाइट में हो जाएगा, तो यहाँ पे इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। चलो, अब भाई 74 से 75 में हमको देखना है। यहाँ पे हमको PQRS दे रखा है, तो PQRS ही पढ़ेंगे, क्यों हम फालतू की चीज़ें पढ़ेंगे। चलो, यहाँ पे S1 में लिखा हुआ है, S1 का मतलब है सेंटेंस 1 है और सबसे लास्ट में सेंटेंस 6 होगा, तो इसको हम लोगों को क्या करना है? मैच करना है। चलो भाई मैच करते हैं। चलो देखो क्या लिखा हुआ है। इन 1956 मार्टिन लूथर किंग लेड ऑफ बाइकआउट ऑफ पब्लिक बिकॉज इन मोंटगोमेरी USA। अब इसके बाद हमको जोड़ना है। अगर देखो इसके बाद तो ऐसे पूरा सेंटेंस जब आप धीरे धीरे करके सारे पढ़ते हैं तो फिर पता चल जाता है, क्योंकि देखिए आधा घंटा होने जा रहा है और अभी हमको क्वेश्चंस भी खत्म करने हैं। और देखिए बहुत ज़्यादा मिनट जब ऑफलाइन क्लासेस होती हैं तो उसको बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखना चाहिए, 30 मिनट तक, ज़्यादा मैक्सिमम 35 मिनट तक। तो फिर अब हम लोग उस हिसाब से देखें तो अगर ऐसे चलेंगे तो देखो क्यू में जो है आपका ये पहला सेंटेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्यू जो है वो पहला बन जाएगा। क्या हो जाएगा? USA a year later in spite of arrest and torture by the boycott was crowned with success। फिर it the blessing of motor car is not without disadvantage। ठीक है, क्या हो जाएगा? डिसएडवांटेज। द US क्राइम कोर्ट रूल्ड द रेशियल सेग्रीगेशन ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाज अनलॉफुल। क्या हो जाएगा? अनलॉफुल। फिर क्या लिखा हुआ है? फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये तो चौथा हो जाएगा और लास्ट में बचेगा पांचवा। तो फिर क्या इस तरीके से बना? तो Q बना है, S बना है, फिर P बना है, फिर R बना है। चलो ये देखते हैं कि QSPR है कि नहीं है। ये देखो भाई चौथे नंबर पे QSPR लिखा हुआ है, यही सही हो जाएगा। चलो फिर यहाँ पे देखो 151 से लेके फिर वही बना हुआ है, तो 175 नंबर में भी 151 से हम लोग फिर देखेंगे कि क्या बनेगा और कैसे बनेगा। ठीक है, चलो। ऑल प्लांट्स आर सैटेलाइट्स, हाउएवर ऑल सैटेलाइट्स आर नॉट प्लांट्स। मोस्ट प्लांट्स आर बिगर, तो अच्छा यहाँ पे क्यू जो है पहला बन जाएगा। मोस्ट प्लांट्स आर बिगर दैन द सैटेलाइट्स बट नॉट ऑल। फॉर इंस्टेंट गैनेमाइड एंड मेन सैटेलाइट ऑफ जुपिटर इज बिगर द मरकरी बट गनेमेड इज ओनली अ सैटेलाइट वाइल मरकरी इज प्लानट। चलो तो 4 नंबर, यानी कि इसमें क्या बनना है? QSPR। अच्छा QSPR इसमें भी बनना, तो इसमें भी सेकेंड नंबर आपका सही हो जाएगा।
QSPR है, और इसमें फॉर इंस्टेंट जेनामाइड सैटेलाइट ऑफ जुपिटर बिगर देन द मर्थ, इट इज सैटेलाइट ऑफ द सन बट स्टिल अ प्लैनेट। अरे यार देखो, ये गलत कर लिया, ये गलत हो गया, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो दूसरा है, ये तीसरा आपको जो है ये लेना पड़ेगा, सॉरी, तीसरा जो है आपको ये लेना पड़ेगा, और चौथा आपका ये आएगा, तब बनेगा। यानी कि आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा QSRP, और ये चौथे ऑप्शन पे दिख रहा है, यही आपका सही हो जाएगा। चलो, चूज द वर्ड द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इंटेलिसाइड वर्ड, एन ऑफिसर मस्ट नो हाउ टू हैंडल हिज मैन। देखो यहाँ पे अब ये एक तरीके से कह सकते हैं कि ये वन वर्ड की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? अब ये वन वर्ड की लगभग उसी तरीके से है कि उसको क्या कहते हैं। ठीक है, देखो जो इटैलिक वर्ड ऑफ हैंडल, इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि जो व्यवस्था या प्रबंधन करना होता है। ठीक है, ठीक, क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है कि व्यवस्था या प्रबंधन करना। एन ऑफिसर मस्ट नो टू हाउ टू हैंडल हिज मेन। तो जो यहाँ पे अगर उस हिसाब से देखेंगे व्यवस्था है प्रबंधन, तो मैनेज, तो क्या हो जाएगा, एन ऑफिसर मस्ट नो हाउ टू हैंडल हिज मैन, तो उसको क्या कहते हैं, मैनेज करना कहते हैं। क्या करना, मैनेज। ठीक है, आ सिचुएशन और प्रॉब्लम, किसी भी सिचुएशन को या मैन जो प्रॉब्लम होगी उसको, यानी कि व्यवस्था या उसकी प्रबंध करना। चलो, वन मस्ट नॉट ईट एनीथिंग विद ग्रबी हैंड्स। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, जो ग्रबी लिखा हुआ है, ग्रबी, यहाँ पे इसका मीनिंग है, यहाँ पे एक ही जैसे हो जाते हैं बहुत, जब आप उस तरीके से करते हैं। तो जो ग्रबी लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है गंदा। क्या होता है, गंदा। अब अगर इसका मतलब गंदा होता है, तो इसका मतलब ग्रबी का जो अगर एक जैसा वर्ड भी देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डर्टी मिल जाएगा। डर्टी मतलब भी क्या होता है, गंदा, मलिन होता है। चलो, मोर इफेक्टिव मेजर शुड बी एडॉप्टेड फॉर द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मोर मेजर शुड बी, और यहाँ पे कन्वर्जन का पूछा गया है। किसका पूछा गया है, ये कन्वर्जन का पूछा गया है। अच्छा, पहले तो ये भी देखना पड़ता है कि किसका पूछा गया है। कन्वर्जन का पूछा गया, तो कन्वर्जन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, संरक्षण होता है। क्या होता है, संरक्षण होता है, या सुरक्षा भी कह सकते हैं। ठीक है, संरक्षण या सुरक्षा भी कह सकते हैं। अगर इसके ऊपर चले जाएंगे तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, तो प्रोटेक्शन मिल जाएगा। प्रोटेक्शन का भी मतलब भाई रक्षा या सुरक्षा करना होता है। चलो, 79 से 81 नंबर 3 हमको यहाँ पे देखने हैं। और सब्स्टिट्यूट अपोजिट द मीनिंग ऑफ द इटैलिसाइज्ड वर्ड, मतलब जो एक मोटे में या तिरछा लिखा हुआ होगा। ठीक है, जो मोटे में होगा या तो तिरछा होगा, सीधे से समझ लीजिए, उसका हमको यहाँ पे अर्थ बताना है। जैसे इसमें देखो, आपको ये थोड़ा सा वर्ड तिरछा लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा, तो अ कॉन्स्टिट्यूटेड पर्सन इज सेल्डम लाइक्ड। तो जो इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है अभिमानी होता है। क्या होता है, अभिमानी, अहंकारी। ठीक है, क्या मतलब होता है, अभिमानी, अहंकारी। और इसका अपोजिट लेना है, क्या बताया था इसने, अपोजिट। तो अगर कोई अहंकारी होगा तो दूसरा विनम्र होगा, सविनय वाला भी होगा, तो उसको क्या कहेंगे, उसको भैया हम्बल कहेंगे। हम्बल मतलब विनम्र, लिख लीजिए। चलो, आगे बढ़ेंगे। चलो, अब देखो इसमें लिखा हुआ है डिलीवर्ड। अब डिलीवर्ड का मतलब क्या हो जाता है, तो डिलीवर्ड का मतलब होता है जानबूझकर। क्या हो जाएगा, जानबूझकर। ठीक है, किया हुआ जो होता है, डिलीवर्ड का मतलब होता है जानबूझकर किया हुआ, और उसका मतलब हो जाएगा जानबूझकर जो किया होगा तो उसको धोखे में हो जाएगा, लापरवाही से हो जाएगा। तो उसका क्या हो जाता है, उसका हो जाता है कैजुअल। ठीक है, कैजुअल का मतलब होता है लापरवाह, लापरवाह कह लीजिए या असावधान भी कह लीजिए। ठीक है, चलो, अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द टास्क असाइंड टू हिम वाज आर्डुअस। आर्डुअस का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे जो है आर्डुअस, आर्डुअस का मतलब होता है कठिन या दुष्कर, तो ऐसे लिख लेंगे, कठिन।
कठिन या दुष्कर। ठीक है, क्या हो जाएगा, कठिन या दुष्कर हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे अगर इसकी ये मीनिंग हो भी गई कठिन, तो उसका दूसरा क्या बन जाएगा, इजी बन जाएगा, तो यहाँ पे इजी बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो तो दोस्तों जो हमारे जो आज के जो 45-40 क्वेश्चंस थे ये देखिए पूरी तरीके से समाप्त हो गए, और आज का पेपर आपको एक लेवल में भी देखने को मिला होगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। चलो दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,